हाय दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक कहानी के साथ। प्लीज जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगला एपिसोड अथवा नई कहानी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें। चलो चलते हैं कहानी के सफर पर। रात के कुछ 10 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आरोही शीशे के सामने खड़ी खुद को निहार रही थी। शीशे में अपने आप को देखते हुए वो किसी गहरे ख्याल में खोई मुस्कुराए जा रही थी। तभी अचानक खिड़की के खुलने की आवाज से आरोही का ध्यान टूटा। आरोही झटके से उस ओर मुड़ी और देखा कि अचानक से तेज हवाएं चलने की वजह से खिड़की खुल गई थी। वो तुरंत खिड़की की तरफ बढ़ी और उसे बंद करने लगी। पर आरोही ने जैसे ही खिड़की के दरवाजे बंद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, खिड़की के पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। यूं अचानक किसी के हाथ पकड़ लेने से आरोही घबरा गई और उसके मुंह से निकला, कौन? इससे पहले कि आरोही कुछ और बोल पाती, उसने अपनी उंगली आरोही के होठों पर रख दी और उसकी कमर पकड़कर तेजी से पीछे की ओर धकेल दिया और उसके कान में धीरे से कहा, तुम्हारा आदित्य। ये सुनकर आरोही के माथे से टेंशन की लकीरें कुछ कम हुई और उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। उसके सामने उसका बॉयफ्रेंड आदित्य खड़ा था। इतनी रात गए आदित्य को अपने सामने देख आरोही ने उससे मजाकिया अंदाज में पूछा, इस वक्त यहाँ मेरे कमरे में आने की कोई खास वजह? इस पर आदित्य ने आरोही को अपने करीब खींचते हुए कहा, वजह है ना? आरोही ने फिर सवाल किया, और क्या है वो वजह? इस पर आदित्य ने आरोही के माथे पर आ रही उसकी लट को पीछे कान की तरफ फंसाते हुए रोमांटिक आवाज में कहा, तुम। इतना कहते ही आदित्य ने अब आरोही को टाइटली हग कर लिया और उसके होठों पर किस करने लगा। वैसे आरोही फिर कुछ कहने को हुई कि आदित्य ने श्श कर उसे चुप करा दिया। आरोही की धड़कन अब तेज होने लगी थी। तभी आदित्य ने आरोही को गोद में उठा लिया और उसे बेड पर पटक दिया। फिर धीरे धीरे वो आरोही के बदन से कपड़े उतारने लगा। कुछ ही देर में वो दोनों बिना कपड़ों के हो चुके थे और आदित्य पागलों की तरह आरोही के पूरे बदन पर किस किए जा रहा था। आदित्य का मस्कुलर बदन आरोही के ऊपर था। वो इस वक्त आदित्य की सांसें तक महसूस कर पा रही थी। आदित्य के प्यार का असर अब उस पर भी होने लगा था। वो न चाहते हुए भी आदित्य में खोते जा रही थी। धीरे धीरे आरोही ने खुद को आदित्य के सामने सरेंडर कर दिया और कुछ ही देर में आदित्य को अपने ऊपर से पलटकर खुद उसके ऊपर आ गई। अब वो भी आदित्य को पैशनेटली किस करने लगी। रात बहुत हो चुकी थी। 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। कमरे में अब बस घड़ी की सुइयों की टिक टिक की आवाज आ रही थी। आदित्य और आरोही बिना कपड़ों के बेड पर एक दूसरे की बाहों में जकड़े हुए गहरी नींद में सोए हुए थे। मगर घड़ी में जैसे ही 12 बजे आरोही की आंखें खुल गई। वो बेड से उठी और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगी। फिर एकाएक कमरे में तेज हवाएं चलने लगी, मानो कोई तूफान उमड़ रहा हो। हवा के झोंके के साथ एक सनसनाहट भरी डरावनी आवाज गूंज रही थी। आवाज होने से आदित्य की भी नींद खुल गई। आदित्य तुरंत उठ खड़ा हुआ और ध्यान लगाकर उस आवाज को समझने की कोशिश करने लगा। ये आवाज इतनी भयानक थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। अब तक आरोही अपने पूरे कपड़े पहन चुकी थी। इससे पहले आदित्य कुछ समझ और पूछ पाता, आरोही तुरंत खिड़की की तरफ बढ़ी और वही विंडो से छलांग लगा दिया। आरोही की छलांग लगाते ही वो तूफानी हवा भी शांत हो गई और उससे आने वाली आवाजें भी अचानक रुक गई। आरोही का घर बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर था। इतनी ऊंचाई से उसे छलांग लगाते देख आदित्य के होश उड़ गए। उसने दौड़कर आरोही का हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश की, पर तब तक वो हवा में लहराते हुए दूसरी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। आदित्य पछतावा करते रह गया और कुछ 1-2 सेकंड्स के भीतर ही धड़ाम की तेज आवाज के साथ आरोही जमीन पर जा गिरी। आरोही के कमरे की खिड़की पर खड़ा आदित्य
अभी भी हारा हुआ सा उसे देख रहा था। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद आरोही के जिंदा बचने का कोई चांस नहीं था। यही सोचते हुए आदित्य खुद को कोस रहा था कि तभी कुछ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि आरोही गिरने के बाद तुरंत उठकर खड़ी हो गई और गली से निकलकर सामने रोड की तरफ बढ़ने लगी। आरोही के चलने के तरीके से पता चल रहा था कि इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद भी उसे खरोंच तक नहीं आई है। आदित्य ये देख शॉक्ड रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से ये क्या हो रहा है। इधर आरोही सड़क पर बेसुध चली जा रही थी। आदित्य ने भी अब देर ना करते हुए आरोही का पीछा करना सही समझा और जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। फिर उसने भी तुरंत खिड़की से छलांग लगाया और एक ही छलांग में आरोही के घर से लगे 2-3 घरों की छतों को पार करते हुए चौथे घर की छत पर पहुंच गया, जहां से उसी वक्त आरोही गुजर रही थी। अब आरोही नीचे सड़क पर तेजी से चल रही थी और आदित्य एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाते हुए उसका पीछा कर रहा था। डरावनी आवाज के साथ वो तूफानी हवा भी आरोही के साथ आगे बढ़ रही थी। आरोही इतनी स्पीड से चल रही थी कि अगले 10 मिनट के भीतर ही वो अपने घर से 7 किलोमीटर दूर एक सुनसान गली में पहुंच चुकी थी। उस पूरी गली में इस वक्त एक चौकीदार के सिवा और कोई नहीं था। आरोही कुर्सी पर बैठे उस चौकीदार के सामने जा खड़ी हुई। उसके पीछे पीछे आदित्य भी वहां पहुंच गया था, पर वो आरोही से 8-10 कदम दूर खड़ा ये सब देख रहा था। चौकीदार कुर्सी पर सिर टिका गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक उसके कान में डरावनी आवाज गूंजने लगी। आरोही के साथ उसके पीछे पीछे आ रहा वो तूफान अब चौकीदार की कुर्सी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इस हलचल से चौकीदार की नींद खुल गई। नींद खुलते ही जब उसने सामने आरोही को देखा तो वो कुछ समझ नहीं पाया और चौंकते हुए पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? आरोही ने चौकीदार के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से हंसने लगी। वो इतनी डरावनी आवाज में हंस रही थी कि पूरी गली में उसकी हंसी गूंजने लगी। इस पर चौकीदार भी हंसने लगा और हंसते हुए बोला, कोई प्रैंक कर रही हो ना तुम? पक्का कोई कैमरा छुपाया होगा इधर ही कहीं। तुम आजकल के बच्चे भी। इससे पहले कि चौकीदार आगे कुछ बोल पाता, अचानक आरोही के दांत बाहर आने लगे। उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए। आंखों का सफेद हिस्सा लाल हो गया। इस वक्त आरोही किसी डरावनी चुड़ैल जैसी लग रही थी। ये देख चौकीदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माथे से पसीना बहने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, चुड़ैल चुड़ैल, बचाओ बचाओ मुझे कोई। चौकीदार चिल्ला तो रहा था पर उसकी आवाज उसके सिवा और किसी को नहीं सुनाई दे रही थी। उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ा आदित्य भी कुछ नहीं सुन पा रहा था सिवाय आरोही की डरावनी हंसी के। वो 1-2 कदम आगे बढ़कर ये जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर वहां हो क्या रहा था, पर तूफानी हवाओं और उसमें गूंजती आरोही की डरावनी हंसी के सिवा और कुछ नहीं देख पा रहा था। अब तक आरोही का सुंदर चेहरा किसी खूंखार जानवर के जैसा हो चुका था। उसके लंबे खूबसूरत बाल अब हवा में लहराते हुए झाड़ू जैसे लग रहे थे। ये देख उस चौकीदार को अब अपनी मौत की घड़ी नजदीक महसूस होने लगी। चिल्ला चिल्ला कर अब वो बुरी तरह से थक चुका था। फिर भी उसने एक बार आखिरी कोशिश करते हुए आरोही से कहा, जाने दो मुझे, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ये सुन आरोही ने हंसना बंद किया और उसे घूर के देखने लगी। अपनी बातों का होते देख चौकीदार ने गिड़गिड़ाते हुए आगे कहा, छोड़ दो मुझे, तुम जो कहोगे वो मैं दूंगा। ये सुन आरोही फिर से जोर जोर से हंसने लगी और देखते ही देखते उसने चौकीदार को गले से पकड़कर हवा में उठा दिया। अब चौकीदार को यकीन हो चुका था कि वो बचने वाला नहीं है, मगर फिर भी उसने हार नहीं माना और हाथ पैर फड़फड़ाने लगा। पर आरोही पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसने देर न करते हुए चौकीदार को जमीन पर जोर से पटका और उसके सीने पर जा बैठी। अपनी मौत सामने देख चौकीदार ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से अपनी जान की भीख मांगने लगी। मगर अब आरोही के सिर पर खून सवार हो चुका था। उसने अब 1 भी मिनट गंवाना सही नहीं समझा और अपने नुकीले नाखूनों को चौकीदार के सीने में घुसा दिया
और एक ही झटके में उसके सीने को बीचों बीच से चीर दिया। आरोही के ऐसा करते ही चौकीदार की जान निकल गई और उसके सीने से निकले खून के छींटे आरोही के पूरे चेहरे पर फैल गए और भगवान से अपनी जान की भीख मांगने लगा। मगर अब आरोही के सिर पर खून सवार हो चुका था। उसने अब एक भी मिनट गंवाना सही नहीं समझा और अपने नुकीले नाखूनों को चौकीदार के सीने में घुसा दिया और एक ही झटके में उसके सीने को बीचों बीच से चीर दिया। आरोही के ऐसा करते ही चौकीदार की जान निकल गई और उसके सीने से निकले खून के छींटे आरोही के पूरे चेहरे पर फैल गए। आरोही अब और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। आरोही की इस भयानक हंसी को सुन अब आदित्य बेचैन हो रहा था। अब और इंतजार नहीं कर सकता मैं, मुझे उसके सामने जाना ही होगा। ये कहते हुए आदित्य तेज गति से दौड़ा और उस तूफानी हवा को चीरते हुए उसमें बैठी आरोही के सामने जा खड़ा हुआ। पर वहां पहुंचते ही सामने का नजारा देख आदित्य के होश उड़ गए। आरोही अभी भी चौकीदार के सीने पर बैठी थी, अपने दोनों हाथों को उसके सीने के भीतर डालकर खून निकाल रही थी और उसे पिए जा रही थी। उसके पूरे चेहरे पर खून ही खून था। सुबह के 8 बज चुके थे। सूरज अपनी रोशनी पूरे जयपुर शहर में बिखेर चुका था। बाहर सर पर दौड़ रही गाड़ियों के हॉर्न्स की आवाज गूंज रही थी, मगर आरोही के कमरे में इस वक्त तक सन्नाटा पसरा हुआ था कि तभी आरोही की झटके से नींद खुलती है और वो उठ के बैठ जाती है। आरोही इतनी घबराई हुई थी कि उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो रहा था। What the hell? ये सब क्या हुआ मेरे साथ? झल्लाते हुए आरोही ने खुद से कहा और अपने नाखूनों को देखने लगी। उसके नाखून अभी बिल्कुल नॉर्मल थे। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कभी अपने हाथों को देखती तो कभी अपने बालों को छू रही थी कि क्या वो कल रात के जैसे अभी भी गंदे और उलझे हुए लग रहे हैं। पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। आरोही को यकीन नहीं हुआ तो बेड से उतरकर वो मिरर के सामने जाकर खड़ी हुई और खुद को अच्छे से देखने लगी। मिरर में भी देखने पर आरोही को खुद में सब नॉर्मल दिखा तो उसने थोड़ी राहत की सांस ली। सब तो नॉर्मल ही है, फिर वो सब क्या था? अपने हाथों को देखते हुए आरोही ने कहा। आरोही समझ नहीं पा रही थी कि कल रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सपना था या हकीकत। शट अप आरोही, वो सब सिर्फ एक बुरा सपना था, इतना मत सोच उसके बारे में। ये बोलकर वो खुद को तसल्ली देने लगी और यकीन दिलाने लगी कि वो महज एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। पर वो लड़का नहीं, मजिशियन या फिर कोई भूत, व्हाटएवर जो भी था, वो कौन था? एक बार फिर कंफ्यूज्ड आरोही ने खुद से सवाल किया। घबराई हुई आरोही के पास इस वक्त सवालों का एक ऐसा पिटारा था जिसमें इतने सवाल थे कि उनके जवाब दे पाना किसी के बस का नहीं था। अभी आरोही शीशे के सामने खड़ी ये सब सोच ही रही थी कि किचन से एक तेज आवाज आती है। आरोही, और कितना रेडी होगी? अब आ भी जाओ, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ नाश्ता लेकर। यह आवाज आरोही की माँ कात्यायनी की थी जो उसे नाश्ता करने के लिए बुला रही थी। माँ की आवाज सुन आरोही अपने ख्याल से बाहर आती है और अपने सिर पर हाथ रखते हुए मन में बड़बड़ाती है। ओह गॉड, लगता है मैं फिर लेट हो गई आज। देख आरोही, अब तू ये सपना अपना छोड़ और कॉलेज भाग, वरना माँ आज तेरी बैंड बजा देने वाली है। कहते हुए हड़बड़ाहट में आरोही अपना स्कार्फ उठाती है, गले में बांधती है और तुरंत डाइनिंग रूम की तरफ जाती है। आरोही को सामने देखते ही डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगाते हुए कात्यायनी आगे बोलने लगती है। रोज रोज का यही है तुम्हारा, पता नहीं क्या करती रहती हो सारा दिन उस शीशे के सामने खड़ी होकर। आरोही ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी किसी से, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी सिर्फ जरूरत भर ही बोलती थी। अभी भी उसने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा और चुपचाप नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल गई। आरोही अक्सर अकेले ही कॉलेज आती जाती थी क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। होता भी कैसे, आरोही तो किसी से बात ही नहीं करती थी। वो हमेशा खुद में ही खोई रहती।
ना किसी से कुछ पूछना और ना किसी को अपने बारे में कुछ बताना। अब शाम के 4 बज चुके थे। कॉलेज से बच्चों की छुट्टी हो गई थी। आरोही रोड पर सिर झुकाए अकेले ही चल रही थी। वहीं कॉलेज के दूसरे बच्चे अपने अपने ग्रुप्स के साथ मस्ती करते हुए जा रहे थे। तभी एक लड़का जिसका नाम रियान है, आरोही को देखते ही खुश होकर हवा में हाथ लहराने लगता है और कहता है, हे आरोही। आरोही ये आवाज सुन उसकी तरफ देखती तो है, पर हमेशा की तरह कुछ जवाब दिए बिना ही आगे बढ़ जाती है। आरोही का ये बर्ताव देखकर रियान से कुछ दूरी पर चल रहे लड़के हंसने लगते हैं और आपस में उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, क्या है यार, ऐसी लड़की के पीछे भी क्या पड़े रहना जो भाव ही ना दे। रियान उन लड़कों की बातों को अवॉइड आगे चलने लगता है। रियान आरोही की ही क्लास में पढ़ता था। वो भी आरोही की तरह किसी से बात नहीं करता और ना दोस्त बनाता, पर वो हमेशा आरोही से बात करने की कोशिश करता था और आरोही हमेशा उसे नजरअंदाज करती। कॉलेज से कुछ दूरी पर ही बस स्टैंड था। वहीं से आरोही लोकल बस से कॉलेज से घर जाती थी। रियान भी इसी बस से घर जाता था, क्योंकि आरोही के बगल वाली गली में ही उसका भी घर था। ये लोकल बस ठीक 4:20 पर आती थी। आज भी आरोही बस स्टैंड पर खड़ी होकर अपनी बस का इंतजार कर रही थी। जैसे ही 4:20 हुआ, बस हॉर्न बजाते हुए स्टैंड पर आकर खड़ी हो गई। आरोही बस पर चढ़ी और लास्ट वाली सीट से एक सीट पहले खिड़की वाली साइड पर जाकर बैठ गई, जहां वो हर रोज बैठा करती थी। बस में बैठते उसने हमेशा की तरह कान में ईयरफोन लगा लिया ताकि कोई उससे बात ना करे। रियान भी आरोही के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ गया। बस आगे चल पड़ी। बस ने अभी एक स्टेशन ही पार किया कि अगले स्टेशन पर पीली शर्ट और नीली पैंट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी आरोही के बगल में आकर बैठ जाता है। आरोही देखती तो है कि कोई उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठा है, पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और खिड़की के बाहर देखने लगती है। बस जैसे ही दोबारा शुरू होती है और कुछ दूर चलती है, तभी वो आदमी आरोही से पूछता है, कहाँ पढ़ती हो? आरोही इस पर पलटकर उस आदमी की ओर देखती है, पर कुछ जवाब नहीं देती। वो आदमी फिर मजाकिया आवाज में पूछता है, तुमने बताया नहीं कहाँ पढ़ती हो? गुस्सा हो क्या? आरोही इस बार भी उस आदमी के सवाल को अनसुना कर देती है। कुछ देर बाद वो आदमी बिना कुछ बोले आरोही के पैरों पर हाथ फेरने लगता है, तो आरोही और किनारे होकर सिकुड़कर बैठ जाती है। फिर वो आदमी धीरे धीरे आरोही के बालों पर हाथ फेरता है और उसके उभरे हुए स्तनों को छूने की उम्मीद में अपना हाथ धीरे धीरे उसकी ओर ले जाता है। आरोही ये देख उसका हाथ झटक कर दूसरी तरफ कर देती है, पर तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है। आरोही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, पर नहीं छुड़ा पाती। वो चिल्लाना चाहती है, लोगों को बताना चाहती है कि वो बदसलूकी कर रहा है उसके साथ, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। बेबसी में आरोही की आंखों से आंसू की एक बूंद गिर पड़ती है। तभी आरोही का स्टेशन आ जाता है और वो बस से उतरकर जाने लगती है। वो आदमी उसे खिड़की से देखने लगता है और हंसता है, पर आरोही के भीतर इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो दोबारा उस आदमी की शक्ल देख सके। नहीं आरोही, रोना नहीं है, कहते हुए वो अपने दोनों हाथों की कस के मुट्ठी बांधती है। अब बिना पीछे मुड़े तेजी से अपने घर की ओर चली जाती है। आरोही घर पहुंचते ही डोरबेल बार बार बजाने लगती है। भीतर कात्यायनी जी जब एक साथ इतनी बार डोरबेल की आवाज सुनती है, तो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए चिढ़ के बोलती है, अरे कौन पागल हुआ जा रहा है इतना? आ रही हूँ, सब्र करो थोड़ा। यूं बार बार घंटी बजाकर मेरा सिर फोड़ने से उड़ के नहीं आ जाऊंगी। आरोही को इस वक्त ये सब कोई बातें नहीं सुनाई दे रही थी। वो अभी भी बदहवास डोरबेल बजाए जा रही थी। कात्यायनी ने जैसे ही दरवाजा खोला, आरोही तेजी से अपने कमरे की तरफ भाग गई और कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। आरोही ने कात्यायनी से कुछ कहा नहीं, पर उसके चेहरे को देखकर कात्यायनी को अंदाजा लग गया था कि आरोही किसी बात से परेशान है। पर कात्यायनी ने इस वक्त आरोही से सवाल करना सही नहीं समझा और बात करने के लिए सही टाइम का इंतजार करने लगी। इधर आरोही कमरे में आकर बिस्तर पर अपना तकिया पकड़कर बिलख बिलख कर रोने लगी। कोसने लगी खुद को कि क्यों वो इतनी कमजोर है। आखिर क्यों वो उस आदमी से नहीं लड़ सकी? क्यों उसको वही मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकी
ये सब सोचकर रोते हुए आरोही कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। रात के 12 बज चुके थे। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बहुत कम हो चुकी थी। ऐसे ही एक सुनसान सड़क पर एक आदमी नशे में धुत लड़खड़ाते हुए अकेले चल रहा था। सड़क पर बेवजह टहलते हुए वो आदमी एक अश्लील गीत गा रहा था। तभी अचानक से एक तेज तूफानी हवा उसके चारों ओर मंडराने लगी। हवा की स्पीड इतनी तेज थी कि उससे जमीन पर पड़ा कूड़ा और मिट्टी भी जमीन से लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर आसमान में उड़ने लगा। इससे पहले वो आदमी कुछ बोल या समझ पाता, उस तेज तूफान हवा में उसे परछाई सी दिखी। जब उसने थोड़ा ध्यान से देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी। इतनी धूल मिट्टी उड़ने की वजह से वो आदमी उस लड़की की शक्ल नहीं देख पा रहा था, पर कपड़ों और साइज से उसे इतना तो पता चल गया था कि सामने कोई लड़की खड़ी है। कौन हो तुम? अपनी आंखों को मलते हुए उस आदमी ने पूछा, पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और आदमी का गला पकड़ लिया। उस लड़की की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो आदमी वहीं तड़पने लगा। दोनों हाथ जोड़कर सांसों की भीख मांगने लगा। पर देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स के भीतर उस आदमी के प्राण पखेरु उड़ गए। जैसे उसने दम तोड़ा तो वो हवा और वो लड़की दोनों वहां से तुरंत गायब हो गए। आखिर कौन था ये आदमी और किसने मारा इसे? सुबह के 7 बज गए थे। आरोही नींद से तो जाग गई थी, पर अभी बेड पर ही बैठी हुई थी। रात में इतना ज्यादा रोने की वजह से उसकी आंखें भी सूजी हुई थी, ऊपर से थकान भी लग रही थी। आरोही का आज कॉलेज जाने का बिल्कुल मन नहीं था, खासकर कल जो बस में हुआ उसके बाद तो उसका घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं हो रहा था। नहीं आरोही, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, ऐसी सिचुएशन से कब तक भागेगी? बी ब्रेव और उठ अब। कहते हुए आरोही ने खुद को कॉन्फिडेंस दिलाया और बेड से उतरकर मिरर के सामने आ खड़ी हुई। खुद को आईने में देखते हुए कल का पूरा माजरा एक बार फिर आरोही की आंखों के सामने दौड़ गया। वो खुद पर काबू नहीं कर पाई और बहुत रोकने के बावजूद भी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इधर आरोही की माँ कात्यायनी उससे कल के बारे में बात करना चाहती थी। वो सुबह से आरोही के जागने का इंतजार कर रही थी। अभी जैसे ही उसके कमरे से सिसकियों की आवाज आनी शुरू हुई, कात्यायनी तुरंत डोर नॉक करने लगी। आरोही बेटा, डोर ओपन करो। क्या हुआ बताओ मुझे, और रो क्यों रही हो तुम? कात्यायनी ने एक साथ कई सारे सवालों का बौछार कर दिया। माँ के इतने सवाल सुनकर आरोही ने तुरंत अपने आंसू पूछे और आवाज को मजबूत करते हुए बोली, नहीं माँ, मैं कहाँ रो रही हूँ, आप बेवजह परेशान हो रही है। इस पर कात्यायनी ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, आरोही ओपन द डोर नाउ। अब आरोही के पास कमरे का दरवाजा खोलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपने आंसू पोंछे और फेस पर एक फेक स्माइल लाकर डोर ओपन किया। कमरे का दरवाजा खुलते ही कात्यायनी तेजी से रूम के अंदर घुस गई और आरोही का चेहरा अपने हाथों से पकड़ते हुए उससे पूछने लगी, क्या हुआ बच्चा? कल कॉलेज से आई तब से परेशान हो, कुछ बात है तो मुझसे शेयर करो। नहीं तो मैं कहाँ परेशान हूँ, वो कल कॉलेज में एक गेम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था ना, तो थोड़ा थक गई थी, इसी वजह से ऐसा लग रहा होगा आपको। कात्यायनी के सवालों का सीधा जवाब ना देते हुए आरोही ने उसे फिर से टाल दिया। कात्यायनी भी जानती थी कि आरोही बचपन से जिद्दी है, अगर उसे कुछ नहीं बताना होगा तो वो कुछ भी कर ले, आरोही नहीं बताएगी। तो अब कात्यायनी ने भी जानने की उम्मीद छोड़ दी और आरोही को समझाने लगी, देखो बेटा, तुम्हें नहीं बताना है तो ना सही, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, बट इतना याद रखना, तुम्हारी मॉम हमेशा तुम्हारे साथ है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम मुझसे बेझिझक शेयर कर सकती हो, एंड यू नो दैट योर मम्मा विल सॉल्व इट एनी हाउ। हाँ मम्मा, आई नो, पर ऐसी कोई बात नहीं है फिलहाल, सब ठीक है, आप स्ट्रेस मत लीजिए। आरोही ने कात्यायनी का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा। इस पर कात्यायनी ने भी थोड़ी राहत की सांस ली और कमरे से बाहर जाने लगी। जाते जाते उन्होंने आरोही से कहा,
ओके, अब जल्दी रेडी हो जाओ, कॉलेज जाना है ना? आरोही ने हाँ में सिर हिलाया और फ्रेश होने चली गई। देखते देखते 8 बज गए थे। आरोही इधर जल्दी जल्दी कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। 8 बजे से उसकी पहली क्लास होती थी, पर आरोही चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेट तो उसे होना ही रहता था। आज उसने डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज टाइम पर पहुंचकर अपना हमेशा लेट होने वाला रिकॉर्ड तोड़ के रहेगी। बालों की एक पोनीटेल बनाकर आरोही ने अपना स्कार्फ उठाया और गले में बांधने लगी। तभी उसे स्कार्फ पर खून के धब्बे दिखे। आरोही सोचने लगी कि उसे चोट तो नहीं लगी, फिर ये स्कार्फ पर खून कैसे आया? अब ये कैसे हुआ? आरोही ने अचंभे से कहा, लीव इट, अभी के लिए कॉलेज पर फोकस कर आरोही। कहते हुए आरोही ने स्कार्फ वहीं अलमारी में रख दिया और कमरे के बाहर आ गई। रूम के बाहर आकर आरोही ने जल्दी से नाश्ता किया और कॉलेज के लिए निकल गई। आरोही जब कॉलेज पहुंची तो वहां का माहौल कुछ बदला बदला सा लग रहा था। हर जगह बच्चे ग्रुप बनाकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। ये देख आरोही भी एक ग्रुप के पास जाकर खड़ी हो गई, ये जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है आज। यहाँ उसे पता चलता है कि कॉलेज से कुछ दूर ही एक गली में एक आदमी का खून हो गया है। ग्रुप में खड़ा एक लड़का बोलता है, सुना है बड़े अजीब तरह से मारा है किसी ने। अच्छा, कैसे? एक लड़की अचंभे से पूछती है। तब लड़का कहता है, मेरे पापा बता रहे थे कि ऐसा मर्डर ना उन्होंने कभी नहीं सुना और ना देखा। उन्हीं ने बिना किसी हथियार के ही मार दिया है उस आदमी को। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहता है, और पता है इसमें सबसे अजीब बात यह है कि इससे पहले वो लड़का अपनी बात पूरी करता, पीछे से एक आवाज आई, क्या पंचायत हो रही है यहाँ? आवाज सुन सब पीछे मुड़े तो सामने एक नीली आंखों वाला हैंडसम लड़का खड़ा था। उम्र 25 साल के आसपास की लग रही थी, कद लंबा और रंग गोरा। देखने में पर्सनालिटी और कपड़ों से स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसने डांटते हुए सबको अपने अपने क्लास में जाने को बोल दिया। उस लड़के की बात मानकर सब अपने अपने क्लास में चले गए। आरोही ग्रुप के दूसरे साइड पर खड़ी थी, इसकी वजह से वो उस लड़के की शक्ल नहीं देख पाई। पर जब सभी बच्चे अपने अपने क्लास में जाने लगे तो आरोही भी अपनी क्लास में आकर बैठ गई। कुछ देर में वही नीली आंखों वाला लड़का आरोही की क्लास में आया, जिसने बच्चों को सुबह डांटा था। उसने आते ही सबको बताया, मेरा नाम आदित्य है और मैं आज से आपके डिपार्टमेंट का हेड हूँ। अपनी बात खत्म करते हुए उसने कहा, आपके पुराने एचओडी की तबीयत कई महीनों से खराब चल रही थी, इसलिए मुझे उनकी जगह आना पड़ा। इतना कहने के बाद आदित्य सर ने आरोही की तरफ एक नजर देखा और क्लास के बाहर चले गए। आदित्य सर को देखकर आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तो वही है, सपने वाला लड़का। सोचते हुए आरोही का चेहरा घबराहट से लाल होने लगा। आरोही ये सोच सोचकर परेशान होने लगी कि उसने सपने में आदित्य को ही क्यों देखा, और अगर देखा भी तो वो आज उसके कॉलेज में कैसे आ गया। उलझी हुई आरोही खुद से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, चलो एक बार को मान लिया कि शक्ल सेम हो सकती है, पर नाम, शिट यार, नाम कैसे सेम हो सकता है? आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। एक तो सपने में ये सब देखना, ऊपर से अगली सुबह उसकी शक्ल और नाम के आदमी से सामना हो जाना। आरोही अब ये सोच सोचकर बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी। इधर आदित्य सर के जाते ही फिर से क्लास में वही सब बातें शुरू हो गई कि कैसे मौत के बाद उस आदमी के माथे पर A+ का साइन बना हुआ था, वो भी गाढ़े लाल रंग से। आरोही को ये सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अभी भी आदित्य और अपने सपनों के बारे में सोच रही थी। कैसे भी दिन बीता और आरोही घर पहुंची। घर पहुंचते ही कात्यायनी जी भी उसी खून के बारे में बताने लगी। तुम्हें पता है आरोही, कैसे अजीब तरह से कत्ल हुआ है किसी का इलाके में? कात्यायनी ने उसे न्यूज़पेपर दिखाते हुए बोला। आरोही के सामने न्यूज़पेपर आते ही उसके होश उड़ गए। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ही कत्ल की खबर छपी थी और जिस आदमी का कत्ल हुआ था वो और कोई नहीं, वही बस वाला आदमी था जिसने आरोही से छेड़खानी की थी। आरोही अभी ये देखकर हैरान ही थी कि तभी उसकी नजर उस आदमी के माथे पर बने उस A+ के साइन पर गई
आरोही ये देख याद करने की कोशिश करने लगी कि उसने ऐसा सेम साइन कहीं और भी देखा है, कि तभी कुछ सोच के आरोही की सांसें अटक गई। आरोही इतना ज्यादा घबरा गई और उसने तुरंत न्यूज़पेपर फेंक दिया। कात्यायनी जी ये देख हैरान होते हुए पूछी, क्या हुआ मेरा बच्चा? आरोही ने इस पर नाम सिर हिलाया और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर उसने तुरंत अपना स्कार्फ निकाला और गौर से उस पर लगे खून के धब्बे देखने लगी। उसने देखा कि स्कार्फ पर भी वही सेम A+ का साइन बना हुआ था और वो भी खून के धब्बों से। ये देखकर आरोही और ज्यादा घबरा गई। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये साइन, ओ गॉड, ये साइन मेरे स्कार्फ पर कैसे आया? डर के अपना स्कार्फ जमीन पर फेंकते हुए आरोही ने खुद से सवाल किया, मगर इसका कोई जवाब नहीं था उसके पास। इसके साथ ही आरोही को अब ये डर भी सताने लगा कि कहीं उस आदमी की मौत के लिए उसे ही जिम्मेदार न ठहराया जाए। अब क्या होगा? खून का इल्जाम आ जाएगा मुझ पर। अब मैं पक्का जेल जाने वाली हूँ, कहते हुए आरोही रोने लगी। पर फिर आरोही को कुछ आइडिया आया और अपना स्कार्फ लेकर वो बाथरूम में गई। वहां जाकर आरोही स्कार्फ पर पानी और सोप लगाकर उसे रगड़ रगड़ कर धोने लगी। मगर ये क्या, वो खून के धब्बे तो जैसे साफ होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आरोही लाख कोशिश करके थक चुकी थी, पर अभी भी वो निशान वैसे का वैसा था। आखिरकार आरोही ने हार मान लिया और उस स्कार्फ को लेकर अपनी अलमारी में सबसे पीछे कपड़ों के बीच छिपा दिया। किसने मारा था उस आदमी को और कत्ल से आरोही और उस साइन का क्या कनेक्शन है? आज सुबह जब आरोही कॉलेज जाने के लिए घर से बाहर निकली और घर का दरवाजा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसके होश उड़ गए। सामने वही नीली आंखों वाले आदित्य सर खड़े थे। आज उन्होंने ऑफ वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट के साथ मैचिंग ब्लेजर पहना हुआ था। इस लुक के साथ उनके उलझे हुए कर्ली हेयर उन्हें और अट्रैक्टिव बना रहे थे। अपने घर के सामने आदित्य सर को खड़ा देख आरोही इतना चौंक गई थी कि उनसे ये पूछना तक भूल गई कि वो यहाँ क्या कर रहे थे। बहुत देर तक मुंह खोले एक तक आदित्य को देखते रहने के बाद फाइनली आरोही ने खुद को संभाला और हड़बड़ाते हुए बोली, सर आप यहाँ? इससे पहले आदित्य सर कुछ जवाब दे पाते, पीछे से कात्यायनी आ गई और आरोही को बताने लगी, तुम जानती हो क्या इन्हें? ये हमारे नए पड़ोसी हैं। अरे कल ही तो शिफ्ट हुए हैं, कात्यायनी ने आगे कहा। ये सुनकर आरोही ने थोड़ी राहत की सांस ली और भगवान का शुक्र अदा करने लगी। सामने आदित्य को खड़ा देख आरोही ये सोच के डर गई थी कि कहीं कॉलेज से उसकी कोई शिकायत तो नहीं आई जिसकी वजह से खुद HOD उसके घर आए हैं। थैंक गॉड बच गई। जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। आरोही को इतनी देर खोए हुए देख कात्यायनी ने उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए कहा, कहाँ खो गई? नहीं तो मैं कहाँ? आरोही ने अपना सिर मसलते हुए जवाब दिया। कात्यायनी ने इस पर आरोही की टांग खिंचाई करते हुए हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, तू कहाँ? पिछले कई मिनट से तो मैं खोई हुई हूँ बेटा। तब आरोही के पास इसका कोई जवाब नहीं था, तो अब आगे बहस करने के बजाय उसने कात्यायनी को बताया, हाँ मैं जानती हूँ इन्हें, मेरे टीचर है। ये सुनकर कात्यायनी की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने एक्साइटेड होते हुए कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे टीचर ही हमारे पड़ोसी बन गए। कात्यायनी ने एक संतुष्टि जताते हुए आरोही से आगे कहा, अब तुम्हें कॉलेज में कोई भी दिक्कत होगी तो सर से हेल्प ले सकती हो। आरोही को अब ऑकवर्ड फील हो रहा था। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो मुझे कॉलेज में किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी? यही सब सोच आरोही अपनी माँ को घूर के देखने लगी, जैसे वो कह रही हो कि अब चुप हो जाइए माँ, और ऑकवर्ड नहीं होना है अब मुझे। कात्यायनी भी उसे देखिए समझ गई और अब ना बोलना ही बेहतर है। इधर इतनी देर से इन दोनों माँ बेटी की नोकझोंक देखकर आदित्य सर मुस्कुराए जा रहे थे। आदित्य ने इन्हें बीच में डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा, इसलिए तब से चुपचाप खड़े बस
इन दोनों की बातें सुन रहे थे। आखिरकार उन्होंने आरोही से पूछा, तुम अभी कॉलेज जा रही हो ना? आरोही ने जवाब में हाँ में सिर हिलाया। आदित्य ने इस पर अपनी बात खत्म करते हुए कहा, तो तुम एक काम करो, आज से मेरे साथ ही चलना। वैसे भी अकेली ही तो जाती हो तुम। आरोही ये सुनकर हिचकिचाते हुए बोली, नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी अकेले। इससे पहले आरोही कुछ और बोले, कात्यायनी ने उसे टोकते हुए कहा, अरे क्यों बेटा, चली जाओ सर के साथ, सेफ रहेगा। आदित्य सर ने भी कात्यायनी का साथ देते हुए कहा, हाँ मैं भी यही कह रहा था। आरोही अब कोई बहाना नहीं बना सकी और इन दोनों की जिद पर आखिरकार उसने हाँ कर दिया। आरोही, आदित्य और कात्यायनी तीनों बिल्डिंग से नीचे उतरे और पार्किंग एरिया की तरफ गए जहां आदित्य की कार खड़ी थी। पार्किंग में पहुंचकर आदित्य ने कार का गेट खोला और आरोही को बैठने का इशारा किया। आरोही भी चुपचाप बैठ गई। आदित्य जब जाने को हुआ तो उसने कात्यायनी को बाय बोला और गाड़ी कॉलेज की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में आरोही खिड़की से बाहर देखती हुई जा रही थी, वहीं आदित्य भी पूरी तरह से ड्राइविंग पर फोकस किए हुए था। कार अभी कॉलेज से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर थी। तभी आदित्य ने कार के इंटीरियर मिरर में देखते हुए आरोही से सवाल किया, तुम बात क्यों नहीं करती किसी से? आरोही उनकी बात सुनकर थोड़ा सरप्राइज हुई कि अभी तो इन्हें आए सिर्फ 1 ही दिन हुआ है, तो ये कैसे जान गए कि मैं किसी से बात ही नहीं करती। आरोही अभी भी विंडो से बाहर देखती हुई ये सब सोच ही रही थी कि तभी आदित्य की आवाज से उसका ध्यान टूटा। वो मुस्कुराते हुए आगे पूछने लगा, क्या हुआ, कहां खो गई? इस पर आरोही ने आदित्य की ओर देखते हुए जवाब दिया, नहीं बस ऐसे ही। आरोही ये बोल ही रही थी कि सामने पड़ी एक चीज पर उसकी नजर गई। ये देख आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल आदित्य की कार में भी वैसा ही A+ का साइन वाला एक लॉकेट लगा हुआ था, जैसे निशान उस आदमी के सिर पर था और आरोही के स्कार्फ पर भी। आदित्य की कार में ये लॉकेट देख आरोही की धड़कनें अचानक से बढ़ गई। घबराहट और डर से इस वक्त आरोही का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो अभी सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। एक साथ इतने सारे सवाल आ रहे थे आरोही के मन में, पर जवाब एक भी नहीं था उसके पास। आरोही आदित्य सर की तरफ गौर से देखने लगी और सोचने लगी कि आखिर इनका इस सब से क्या कनेक्शन है। वो कैसे अचानक से कॉलेज आए और उसके पड़ोस में भी? क्या उस आदमी की मौत से उनका कोई वास्ता था, या ये सेम साइन का लॉकेट उनके पास होना भी बस कोई इत्तेफाक था? ये सारे सवाल, तू पागल हो जाएगी आरोही, ऐसे ही चलता रहा तो। कंट्रोल आरोही, कंट्रोल। आरोही ने झुंझलाते हुए अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ते हुए कहा। आरोही को यूं झल्लाते हुए देख आदित्य ने भी परेशान होते हुए फिर से सवाल किया, क्या हुआ तुम्हें? आर यू ओके? या आई एम गुड। आरोही ने झूठी हंसी हंसते हुए आदित्य के सवाल का जवाब दे दिया। आदित्य ने भी इस पर कंधे उचकाते हुए ओके कहा और चुपचाप से ड्राइव करने लगा। पर आरोही से अब रहा नहीं जा रहा था। इतने सवालों को वो अब बिल्कुल नहीं झेल पा रही थी, तो उसने डिसाइड किया कि अब वो सीधा आदित्य से ही पूछेगी कि वो लॉकेट क्या कर रहा है उसकी कार में। यही सोचते हुए आरोही ने आदित्य की ओर देखकर हिचकिचाते हुए कहा, मैं कुछ पूछ सकती हूँ क्या? इस पर आदित्य ने बड़ी लापरवाही से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, पूछो। ये लॉकेट कैसा है? आई मीन, ये कुछ स्पेशल है या बस लुक के लिए इसे कार में लगाया है आपने? लॉकेट के बारे में सुनते ही आदित्य ने कार को तुरंत ब्रेक लगा दिया। आरोही को आदित्य के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। इस वजह से जब उसने सडनली कार रोकी तो आरोही डर गई। शिट, कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? आरोही ने घबराते हुए खुद से ही सवाल किया। आदित्य भी अब तक पूरा रिलैक्स होकर पीछे की तरफ मुड़ चुका था। आरोही के फेशियल एक्सप्रेशंस देखकर वो समझ गया था
कि आरोही घबराई हुई है। उसे काम करते हुए आदित्य ने आराम से जवाब दिया, ये कोई आम लॉकेट नहीं है, मेरे एंसेस्टर्स की निशानी है। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूं ताकि मैं कहीं भी रहूं, अपने घर वाली फीलिंग हमेशा आती रहे। आदित्य का ये जवाब सुनकर आरोही के एक दो सवालों का तो जवाब मिल चुका था, पर अभी भी कई ऐसे सवाल थे उसके पास जिनका जवाब जानना बाकी था। आरोही को अभी भी चुप देख आदित्य ने आगे कहा, हो गए तुम्हारे सवाल पूरे या और भी कुछ पूछना है? आरोही ने इस पर ना में सिर हिला दिया तो आदित्य अब वापस से कार ड्राइव करने लगा। कुछ ही देर में वो दोनों कॉलेज के पार्किंग में पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही कार से उतरकर आरोही अपनी क्लास के लिए निकल गई और आदित्य अपने कामों में लग गया। आरोही आज पहली बार टाइम से कॉलेज पहुंची थी, वरना हर रोज उसे 5 या 10 मिनट लेट होना तो पक्का रहता था। कभी कभी तो पूरे आधे घंटे लेट पहुंचती थी और इसकी वजह से हर रोज क्लास में डांट भी खाती थी। आरोही ये सोच सोच कर खुश हो रही थी कि आज उसे टीचर की डांट नहीं सुननी पड़ेगी। यही सब सोचते हुए वो क्लास में पहुंची। जब आरोही अपनी सीट पर पहुंची तो अपने बैक सीट को खाली देख थोड़ा सरप्राइज हुई। दरअसल उसके पीछे वाली सीट पर हमेशा रेयान बैठता था और वो अक्सर आरोही के साथ ही आता था। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब आरोही अकेली क्लास में आई हो और अकेले बैठी हो। आरोही की नजरें अब रेयान को ढूंढने लगी। कुछ ही देर में भागते हुए रेयान ने क्लास में एंट्री की। रेयान को आता देख आरोही को थोड़ा सुकून मिला, वरना वो तो इस ख्याल से ही परेशान हो रही थी कि वो कैसे अकेले बैठेगी आज पूरा दिन। रेयान ने चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैग रख दिया और आईब्रोज चढ़ाकर आरोही से सवाल करने लगा, कहाँ थी तुम आज? बस से नहीं आई? आते ही सवाल पूछना शुरू कर दिया इस लड़के ने। आरोही ने मन ही मन थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा। आरोही को ऐसे चुप देख रेयान ने फिर पूछा, क्या हुआ, बोलेगी अब? इस पर आरोही ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं आदित्य सर के साथ आई थी आज, इसलिए तुम्हें नहीं मिली। आरोही रोज रेयान के साथ बस से आती जाती थी, तो आज भी रेयान बस स्टैंड पर आरोही का इंतजार कर रहा था। इसी चक्कर में वो भी लेट हो गया था आज। ऐसे में ये जानकर कि वो आदित्य सर के साथ आई थी, रेयान को बहुत तेज गुस्सा आया। फिर भी अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए उसने आरोही से दूसरा सवाल किया, और क्यों आई तुम आदित्य सर के साथ? बस में कोई दिक्कत थी? रेयान ने अपने गुस्से को छिपाने की भले कितनी भी कोशिश की हो, पर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसके गुस्से को भांपते हुए आरोही ने उसे कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा और दूसरी तरफ देखने लगी। आरोही का ऐसा बर्ताव देखकर रेयान को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर उसने खुद पर काबू किया और चुपचाप बैठ गया। शाम के 4 बज चुके थे। कॉलेज से छुट्टी हो गई थी सबकी। आरोही बस स्टैंड पर आकर खड़ी हो गई थी। उसके साथ साथ रेयान भी आ चुका था। दोनों बस का इंतजार कर रहे थे, पर बस के आने में अभी कुछ टाइम बचा था, तो रेयान आरोही से बात करने लगा। वो सुबह के बिहेवियर के लिए सॉरी, थोड़ा सा गुस्सा आ गया था मुझे, कहते हुए रेयान ने मासूम सी शक्ल बनाकर आरोही की ओर देखा। आरोही भी अब तक सुबह का ड्रामा भूल चुकी थी, तो उसने स्माइल करके इट्स ओके बोल दिया और सामने बस का रास्ता देखने लगी। अभी बस के आने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे कि आदित्य की चमचमाती हुई कार आरोही के सामने आकर लग गई। आदित्य ने कार का साइड मिरर नीचे किया और आरोही को कार में बैठने का इशारा किया। आरोही को यह सब कुछ ज्यादा ही लग रहा था। सुबह आ गई, अब क्या पूरे टाइम इन्हीं के साथ आना जाना होगा मुझे? इरिटेट होते हुए आरोही ने मन में कहा। पर फिर जब आदित्य बार बार हॉर्न बजाने लगा तो फ्रस्ट्रेट होकर आरोही उसकी कार में जाकर बैठ गई। आरोही के बैठते ही आदित्य ने कार का मिरर ऊपर किया और सनसनाता हुआ वहां से निकल गया। रेयान वहीं पास में खड़ा ये सब देख रहा था और मन ही मन आदित्य को गालियां दे रहा था। समझता क्या है ये अपने आप को? एचओडी है तो कुछ भी करेगा। झल्लाते हुए रेयान ने पास में पड़े पत्थर को जोर से लात मारी। इधर आरोही भी काफी ज्यादा नाराज थी आदित्य की इस हरकत से। उसे ऐसे बस स्टैंड से लाने की क्या जरूरत थी? वो आ जाती ना बस से भी। यही सोचते हुए आरोही ने आदित्य को बिना देखे ही कहा, मैं बस से आ सकती थी,
सुबह मम्मा के कहने पर आ गई थी आपके साथ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं हर टाइम आपके साथ ही आऊंगी जाऊंगी। मुझे पता है तुम खुददार हो मिस आरोही, पर जब मैं तुम्हारे घर के सामने ही रहता हूँ और रोज मुझे भी कॉलेज आना जाना है तो तुम्हें भी साथ ले आऊंगा, तो क्या दिक्कत हो जाएगी? आदित्य ने आरोही को समझाते हुए आराम से कहा। आदित्य के इस बात का अब आरोही के पास कोई जवाब नहीं बचा था, तो उसने बहस न करके चुप होना ही बेहतर समझा और विंडो से बाहर देखने लगी। आदित्य भी समझ गया कि आरोही को उसकी बात समझ आ गई है, तो उसने भी आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप ड्राइव करने लगा। कुछ 15 मिनट के भीतर ही दोनों अपनी बिल्डिंग में पहुंच चुके थे। आरोही देर रात एक सुनसान नदी के किनारे पर खड़ी थी। रात के करीब 12 बज रहे होंगे, पर इतनी रात होने के बावजूद भी इस वक्त आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था आज चांद भी अपनी पूरी रोशनी के साथ निकला है। पूरे माहौल में भयंकर शांति फैली थी। आवाज के नाम पर हवाओं के बहने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। केवल इतनी शांति होने की वजह से खूबसूरत होने के बावजूद भी नदी का एक किनारा डरावना लग रहा था। आरोही बेचैन सी पूरी नदी के किनारे पर घूम रही थी। कभी कभी तो वो अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाकर कुछ चिल्ला भी रही थी। आरोही बार बार चिल्ला के कह रही थी, मुझे आजाद करो, आजादी दो मुझे, आजादी। फिर कुछ देर चुपचाप से चारों ओर दौड़ती और फिर चिल्लाती, आजाद करो मुझे, मुझे आजाद करो। आरोही की इस आवाज में एक मजबूरी, एक दर्द झलक रहा था, मानो वो तड़प रही हो किसी बंधन से आजाद होने के लिए। पर इस वक्त कोई बंधन नहीं दिख रहा था आरोही को। फिर भी बार बार आजादी के लिए गुहार लगाना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आरोही बहुत देर से नदी के किनारों पर चारों ओर घूम घूम कर ऐसे चिल्ला रही थी, पर अभी तक वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसने खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, पर हर बार वो यही बात दोहराई जा रही थी, आजादी, आजादी दो मुझे। आरोही की दर्द भरी आवाज अब हवाओं के साथ मिलकर गूंजने लगी थी। अभी ये सब हो ही रहा था कि अचानक से हवाओं का बहना बदल गया। जो हवा शांत और धीमे बह रही थी वो अचानक से एक तूफान का रूप लेने लगी। देखते ही देखते हवाओं का एक बवंडर बन गया और आरोही के चारों ओर मंडराने लगा। हवा की स्पीड की वजह से अब आरोही की आवाज उस बवंडर के पार तक नहीं पहुंच पा रही थी। आरोही बुरी तरह से तड़पने लगी और पहले से भी ज्यादा तेज आवाज में आजादी की भीख मांगने लगी, पर उसकी आवाज उस हवा के बवंडर से टकराकर वापस उसी को सुनाई दे रही थी। अपनी ही आवाज को बार बार सुनकर आरोही अब बहुत ज्यादा तड़पने लगी थी। अब यह आवाज उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए और घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, आजाद कर दो मुझे, प्लीज। पर इस बार भी आरोही की आवाज किसी ने नहीं सुनी। उल्टा उस हवा के बवंडर के बीच से एक तेज बिजली का झटका आया और आरोही को दूर फेंक दिया। झटका इतना तेज था कि आरोही की चीख निकल गई और अचानक से उसकी आंख खुली। जब आरोही ने आंख खोली तो खुद को अपने रूम में अपने बेड पर पाया। शिट यार, फिर से सपना देख रही थी, कहते हुए आरोही अपना सिर पकड़कर बैठ गई। अगर अभी नींद ना खुलती तो आरोही को सपने में ही हार्ट अटैक आ जाने वाला था। इतना ज्यादा डर गई थी वो। अपने दिल पर हाथ रख के आरोही खुद को सांत्वना देने लगी। थैंक गॉड ये सब सच नहीं था, वरना आज तो मैं गई होती काम से। आरोही अब नींद से तो जाग चुकी थी, पर अभी अभी जो कुछ भी उसने सपने में देखा उससे वो थोड़ा परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसने आखिर ऐसा सपना ही क्यों देखा। क्या मतलब था आजादी मांगने का और किस चीज से? वहां तो किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं दिख रहा था उसे। ये सब बातों के साथ एक और बात आरोही को खटक रही थी। वो हवा, मेरे सपनों में बार बार ये हवा क्यों दिखती है मुझे? क्या मतलब है इसका? कहीं ये सब सपने मुझे कुछ बताने की कोशिश तो नहीं कर रहे, या फिर कोई वार्निंग? आरोही परेशान होकर ये सब सोच ही रही थी
कि तभी उसकी नजर सामने लगी घड़ी पर गई। घड़ी में सुबह के 9 बज रहे थे। आरोही आज बहुत देर तक सोती रह गई थी। आज संडे था तो कॉलेज की छुट्टी होने की वजह से कात्यायनी ने भी आरोही को सुबह सुबह जगाना सही नहीं समझा। ऐसे में आरोही ने जब घड़ी में टाइम देखा तो उसे थोड़ी टेंशन होने लगी। वो खुद से बड़बड़ाने लगी, सुबह के सपने तो सच हो जाते हैं, कहीं मेरा ये सपना भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुबह का सपना है तो कहीं सच ना हो जाए, ये सोचकर आरोही का दिल बैठा जा रहा था। पर उसने खुद को हिम्मत दिलाई और बेड से उतरकर मिरर के सामने जा खड़ी हुई। मिरर में खुद को देखते हुए आरोही ने अपना सारा कॉन्फिडेंस समेटा और एक जोर की सांस लेकर खुद से कहने लगी, आरोही ये सिर्फ एक सपना था, हर सपने कभी सच नहीं होते। चिल, अभी वो मजिशियन वाले सपने को ही देख ले, कहां सच हुआ? आरोही अभी उस सपने के बारे में सोच ही रही थी कि उसे अपने उस स्कार्फ का ख्याल आया जिस पर लाल रंग से A+ का साइन बना हुआ था। स्कार्फ वाली बात याद करके आरोही का सारा कॉन्फिडेंस एक बार फिर चूर चूर हो गया। शेरनी आरोही से वो फिर डरपोक आरोही में तब्दील हो गई। आरोही को लग रहा था कि उसे छुपा के रख देने से वो दाग चला जाएगा। इसी उम्मीद से उसने एक बार फिर अपनी अलमारी खोलकर उस स्कार्फ को बाहर निकाला। आरोही ने उस A+ के साइन के हटने की उम्मीद से उस स्कार्फ को बाहर निकाला था, पर जब उसने स्कार्फ को ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। दरअसल जो साइन कल तक गाढ़े लाल रंग से बना हुआ था वो आज येलो रंग में बदल गया था। आरोही को अभी समझ नहीं आ रहा था कि ये देखकर उसे खुश होना चाहिए कि अब एटलीस्ट कोई उसके पास उस आदमी की मौत से जुड़ा कोई सबूत नहीं है, या फिर ये सोचकर दुखी होना चाहिए कि उसके स्कार्फ पर ये साइन अब रंग क्यों बदल रहा है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, और आखिर क्यों? झुंझलाते हुए आरोही ने खुद से सवाल किया, पर इसका जवाब उसके पास नहीं था। आखिर में ये सोचकर आरोही ने उस स्कार्फ को वापस से अलमारी में छुपा दिया कि शायद ये साइन 2-3 दिन में फिर से रंग बदलेगा और ऐसे ही रंग बदलते बदलते एक दिन खुद ही मिट जाएगा। आरोही की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहेगा अगर ऐसा सच में हो गया तो। आरोही अभी भी ये सब सोच ही रही थी कि किसी ने उसके रूम का डोर नॉक किया। आरोही, उठी नहीं क्या अभी तक? उठ जाओ बच्चा, बहुत देर हो गई है, अब नाश्ता लेकर कब से वेट कर रही हूं मैं तुम्हारा। बाहर से कात्यायनी डोर नॉक करते हुए बोल रही थी। आरोही ने जब कात्यायनी की आवाज सुनी तो अपने सारे सवाल और उलझनों को एक पल के लिए भूल गई। उसका मन हुआ कि वो कात्यायनी को जाकर कस के गले से लगा ले और एक एक बात उससे शेयर करके थोड़ा मन हल्का कर ले। पर आरोही ऐसा करके कात्यायनी को स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी। ऐसे भी कात्यायनी पहले से ही बीमार रहती थी। डॉक्टर्स ने उसे स्ट्रेस लेने से स्ट्रिक्टली मना कर रखा था। पर कात्यायनी किसी की सुने तब ना। आरोही के पापा के देहांत के बाद से कात्यायनी ने उनकी कंपनी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। छोटी से बड़ी हर चीज का ख्याल वो खुद रखती थी। कौन से एम्प्लॉय ने किस मंथ कितनी प्रोग्रेस की है से लेकर कब कौन कैसे काम कर रहा है, वो हर बात की इंफॉर्मेशन रखती थी। कात्यायनी के इस हार्ड वर्क के बदौलत ही आज आरोही के पिता की एक छोटी सी रियल एस्टेट कंपनी आज आसमान छू रही थी। कात्यायनी के पास इतनी बड़ी कंपनी संभालने की टेंशन ऑलरेडी रहती थी, इसलिए आरोही कभी भी अपनी छोटी मोटी समस्याएं से शेयर नहीं करती थी। धीरे धीरे कब वो कात्यायनी से बड़ी बातें भी छिपाने लगी, पता ही नहीं चला। इस बार भी आरोही ने वही किया। अपनी किसी भी प्रॉब्लम को कात्यायनी से शेयर करने के बजाय आरोही ने उसे छुपा लिया। अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आरोही ने बिना डोर ओपन किए ही कात्यायनी को जवाब दिया। हाँ, जाग गई हूँ माँ, बस 2 मिनट में आ रही हूँ। ये सुनकर कात्यायनी ने ओके जल्दी आओ कहा और वहां से चली गई। कुछ ही देर में आरोही फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग रूम में पहुंच गई। माँ कात्यायनी पहले से उसका वेट कर रही थी। आरोही को देखकर कात्यायनी ने खाना सर्व करना शुरू किया। दोनों ने चुपचाप बैठकर ब्रेकफास्ट खत्म किया। खाना जैसे ही खत्म हुआ आरोही तुरंत उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो कात्यायनी ने उसे पीछे से आवाज दिया, आरो इधर सुनना जरा।
कात्यायनी की आवाज से आरोही पीछे मुड़ी और वापस आने लगी। हाँ माँ, क्या हुआ? आरोही ने आराम से पूछा। इस पर कात्यायनी अपनी सीट से उठी और आरोही के बगल में आकर खड़ी हो गई। आरोही के नजदीक आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कात्यायनी ने पूछा, बेटा सब ठीक है ना तुम्हारी लाइफ में? I mean, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हें? देखो, कुछ भी बात हो तुम मुझसे बेझिझक शेयर कर सकती हो। कात्यायनी के ऐसे सवाल करने पर आरोही थोड़ी नर्वस हो गई। कात्यायनी अगर और थोड़ी देर ऐसे कुछ पूछ लेती तो आरोही तो रोने ही लगती। पर आरोही ने खुद को संभाला और स्माइल करते हुए कहा, हाँ मॉम, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीथिंग इज ग्रेट इन माई लाइफ, डोंट वरी। आरोही ने कात्यायनी की चिंता भांप ली थी। इसी वजह से कात्यायनी के ये सब कहने पर आरोही ने पूरी हिम्मत करके एक बड़ी सी स्माइल के साथ ये कह दिया कि उसकी लाइफ में सब ठीक है। पर यह बात तो आरोही भी जानती थी कि उसकी लाइफ में फिलहाल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरोही का जवाब सुनकर कात्यायनी ने थोड़ी राहत की सांस ली, पर कहीं ना कहीं उसे भी इस बात का अंदेशा था कि आरोही की लाइफ में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। इसलिए वो बार बार आरोही से इस बारे में पूछ भी रही थी। अभी भी कात्यायनी को खोया हुआ देख आरोही ने अब थोड़ा सीरियस होते हुए उसका हाथ पकड़कर कहा, मॉम, मैं कह रही हूं ना सब ठीक है, फिर क्यों आप इतना सोच रही हैं? इतना स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। डॉक्टर्स की बात याद है ना, या मैं फिर से याद दिलाऊं? इस पर कात्यायनी ने मुंह पर आते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, अच्छे से याद है क्या कहा था उस सड़े डॉक्टर ने, और मैं कोई टेंशन नहीं ले रही। देख तो मुझे मैं कितनी खुश हूं। हाँ हाँ, बहुत खुश हैं आप। अब रेस्ट करिए जाकर, मुझे भी थोड़े असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, तो मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ। कहकर आरोही कात्यायनी को उसके रूम में भेजकर खुद भी अपने कमरे में चली गई। इधर आदित्य अपने घर की बालकनी में खड़ा होकर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके हाथ में अभी वही A+ की साइन वाला लॉकेट था जिसे आरोही ने कल कार में देखा था। आदित्य उस लॉकेट को हवा में लहराता हुआ उसमें कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। आदित्य इस वक्त उस लॉकेट को जितने ध्यान से देख रहा था, उससे तो ऐसा ही लग रहा था जैसे वो लॉकेट हिलते हुए आदित्य से बातें कर रहा हो, और आदित्य भी गौर से उसकी बातें सुनने और समझने की कोशिश कर रहा हो। वो कभी लॉकेट को सामने से देखता तो कभी पीछे से, कभी उसे गोल गोल घुमाता तो कभी एकदम से रोक देता। आदित्य अभी लॉकेट के साथ खोया ही था कि एक तेज और भारी आवाज से उसका ध्यान टूटा। भैया जी, दूध लेंगे? ये आवाज थी दूध वाले रमेश की। पूरी बिल्डिंग के लोगों को रमेश ही दूध पहुंचाता था। जब उसे पता चला 7th फ्लोर पर नए लोग रहने आए हैं, तो सबसे पहले दूध के लिए बात करने चला आया। रमेश के ऐसे डिस्टर्ब करने से आदित्य को बहुत गुस्सा आया था। साथ ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट भी दिख रही थी। उसने तुरंत लॉकेट को मुट्ठी में बंद करके अपने हाथ के पीछे छुपा दिया और अपने गुस्से को काबू करते हुए उसने बिना रमेश की ओर देखे ही रूखे अंदाज में जवाब दिया, नहीं, नहीं चाहिए दूध। इस पर रमेश आदित्य के थोड़ा और पास आते हुए बोला, अरे क्यों भैया जी, पूरी बिल्डिंग वाले हमसे ही दूध लेते हैं और आप मना कर रहे हैं। आदित्य अब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और झल्लाते हुए बोल पड़ा, एक बार कह दिया तो समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें? नहीं चाहिए दूध मुझे। अरे तो इतना भड़क काहे रहे हैं? नहीं लेना है तो मत लो, हमको का, हम तो आपका ही भला सोच के आ गए थे। खैर चले जाते हैं, माफ कर देना गलती से ज्यादा बोल दिया हो तो। कहते हुए रमेश वहां से चला गया। रमेश के जाते ही आदित्य ने तुरंत अपने घर में घुसकर गेट अंदर से लॉक कर लिया ताकि इस बार कोई उसे रमेश की तरह डिस्टर्ब न कर सके। घर के अंदर जाते ही आदित्य फिर से लॉकेट को हवा में लहराते हुए उसे घूर घूर के देखने लगा।